According to list, screen showing. यस मैम। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो है ब्रांच स्टार्ट किए थे। इलास्ट्रेशन टू मैंने बोला था करके देखा जा सकता है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब स्टॉक एंड डेटर मेथड से है। तो इलास्ट्रेशन टू जो है वो करवाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन हमें दो मेथड से सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ता है। एक होता है स्टॉक डेटर, एक होता है डेटर मेथड। क्वेश्चन हमें बता देगा या फिर खुद पढ़ के समझना पड़ता है कि कौन से मेथड से करने के लिए बोला गया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये स्टॉक एंड डेटर मेथड से है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि बोला है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बाय एडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो यहाँ ना तीनों मेथड से बोला गया। ये क्वेश्चन तीनों मेथड के लिए एप्लीकेबल है। एक तो जो है डेटर मेथड, स्टॉक डेटर, और एक होता है ट्रेडिंग पीएल मेथड। वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। बट अभी हम लोगों ने जो मेथड सीखा है बस उसी पे काम करेंगे। तो यानी हम लोग बी पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, मतलब इलास्ट्रेशन टू को बी पॉइंट के लिए सॉल्व करने वाले हैं। और फिर जब दूसरे मेथड्स को सीखेंगे तब हम लोग बाकी मेथड्स भी करेंगे, मतलब ए बाकी पॉइंट्स ए और सी को भी डील कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है द बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। तो ये कॉस्ट वाला है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो ब्रांच को स्टॉक कॉस्ट में भेजा जाता है या इनवॉइस प्राइस में भेजा जाता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन किया था, ये कॉस्ट वाला है। ठीक है। तो बॉम्बे ट्रेडर ने जो है इनवॉइस्ड मतलब भेजना, यहाँ पर गुड्स भेजा है, मतलब जिस इनवॉइस यानी जिस बिलिंग रेट पे भेजा है वो है कॉस्ट पे। हेड ऑफिस पेड ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस। देखो हेड ऑफिस ब्रांच के सारे खर्चे पे करता है फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस। सिर्फ पेटी कैश एक्सपेंसेस जो है वो ब्रांच खुद पे करता है, बाकी सारे खर्चे जो है। गुड मॉर्निंग संजीव। बाकी जो है पेटी एक्सपेंसेस जो है वो जो है ब्रांच खुद पे करता है। तो ये बन गया डिपेंडेंट ब्रांच। जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सारे खर्चे ब्रांच के हेड ऑफिस पे करता है, सिर्फ पेटी कैश वो खुद पे करता है। ठीक है। लेकिन पूरा मैनेजमेंट फिर हेड ऑफिस के पास ही है। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट ब्रांच हो गया। विच आर मेड बाय द ब्रांच, ऑल द कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। इसी से भी पता चलता है कि ये वाला ब्रांच डिपेंडेंट वाला है। मतलब रोज का जो भी कैश कलेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ब्रांच में, वो सारा कैश कलेक्ट होके कहाँ चला जाता है। बोल रहा है कि वो सारा कैश कलेक्ट होके सेम डे में बैंक कर देना पड़ता है, मतलब हेड ऑफिस का जो बैंक अकाउंट है वहां पर डिपॉजिट कर देना पड़ता है। ठीक है, कि ये मेरा कलेक्शन हुआ है, मतलब डे टू डे का जो मतलब कैश कलेक्ट होता है वो हेड ऑफिस तक पहुंच जाना चाहिए। तो इससे भी पता चल रही है डिपेंडेंट ब्रांच है। फिर यहाँ पर बोला है टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, मतलब बैंक टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में चले जाना चाहिए। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर डिसंबर 31st। तो ये समरी दिया है 31 दिसंबर 2001 का ट्रांजैक्शंस का। ठीक है। तो ये पहले दिया हुआ है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक का, डेटर का, पेटी कैश का। ठीक है। तो ये तीनों चीज एसेट होता है और ये करंट एसेट है। ठीक है। स्टॉक भी करंट एसेट होता है, डेटर भी करंट एसेट होता है, पेटी कैश जो है मतलब जैसा कैश होता है वैसे ही पेटी कैश भी होता है। ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, एसेट हो गया। जैसे कैश एक्सपेंसेस मतलब कैश में अगर हम लोग खर्चा वगैरह कर रहे हैं, और पेटी कैश का मतलब होता है अगर कभी आप लोगों ने 11 में पेटी कैश बुक किया है। गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग मैम। तो वहां पर देखोगे कि पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के अकाउंटेंट होते हैं, एक होता है सीनियर अकाउंटेंट, एक होता है जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट को ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए दे दिया जाता है। अब ये पेमेंट कितने दिन के लिए किया जाता है, 15 दिन हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। मान लो ये खर्चा 1 वीक के लिए दिया गया, ये पैसा कि आप इससे जो भी छोटे छोटे खर्चे हैं बिजनेस के वो आप खुद मेंटेन करो। गुड मॉर्निंग।
वो आप खुद मेंटेन करो, ठीक है। 1 वीक का जो भी खर्चा होगा वो आप खुद मेंटेन करो, और फिर डिटेल्स देना पड़ेगा सीनियर कैशियर को कि भाई ये 1000 रुपए में से मैंने इतना इतना यहाँ पर खर्चा किया। अब मान लो उसका 1000 रुपए में से 800 रुपए का खर्चा हुआ, बाकी 200 रुपए बच गया, तो फिर उसे 1000 रुपए मतलब क्या होगा, जो 200 रुपए बचा है, फिर नेक्स्ट वीक के लिए उसे कितना पैसा दिया जाएगा, 200 + 800, मतलब हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, जैसे 1000 ही दिया जाएगा हर हफ्ते के लिए। अगर 200 रुपए बच गया है तो 1000 बनाने के लिए और 800 दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे खर्चे का डिटेल्स भी अगर सीनियर कैशियर रखेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के 2 कैशियर या फिर हम लोग अकाउंटेंट बोल सकते रखा जाता है। तो पेटी कैश का मतलब हो गया वो छोटे मोटे खर्चे करने वाला जो मतलब जो पैसा दिया जाता है उसका अमाउंट, जो मैंने यहाँ पर 1000 बोला ना, वही यहाँ पर 200 दिया है, ठीक है। फिर बोला है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से गुड्स जो सेंड किया जाता है। फिर यहाँ पर बोला है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच को गुड्स मिला हेड ऑफिस से, ब्रांच ने रिटर्न किया, नहीं जरूरत था रिटर्न कर दिया। कैश सेल ब्रांच ने किया, क्रेडिट सेल भी किया ब्रांच ने, अलाउंस किया कस्टमर को, डिस्काउंट टू कस्टमर हुआ, ठीक है। फिर बैड डेप्ट भी हुआ है, ये सब ब्रांच में हुआ है, ये ब्रांच का डिटेल्स है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सैलरी, वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये तीनों खर्चा कौन पे करता होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रांच सिर्फ पेटी कैश का खर्चा पे करता है, बाकी सारे खर्चे ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो इसका मतलब ये सभी खर्चा कौन पे करता होगा, हेड ऑफिस पे करता होगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, ये वाला हो जाएगा, डेटर से पैसा मिला, ये सब ब्रांच का ट्रांजैक्शन है, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि ये भी ब्रांच का ही खर्चा है, लेकिन पे कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। और ये जितने भी बैड डेप्ट हुए, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर हुआ, ये जितना भी है ये पूरा का पूरा जो है गुड्स रिसीव हुआ, तो ये तो दोनों ने ही किया, मतलब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा, ब्रांच ने रिसीव किया, ब्रांच ने रिटर्न किया, फिर ब्रांच ने ये सब कैश सेल, क्रेडिट सेल, अलाउंस किया, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, बैड डेप्ट हुआ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, और ये रिटर्न टू हेड ऑफिस, दोनों में फर्क है, ठीक है। मतलब ब्रांच का जो कस्टमर था उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, एक जो है ब्रांच ने खुद अपने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया। अब अलग अलग रीजन हो सकता है, जैसे कस्टमर रिटर्न क्यों करता है, उसे पसंद नहीं आया होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। और वैसे ही अगर ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है तो वो भी रीजन हो सकता है कि ब्रांच को वो स्टॉक नहीं बिक रहा था, या कुछ भी रीजन हो तो उसने रिटर्न किया, बट रिटर्न दोनों जगह पे अलग अलग कंसेप्ट पे है। एक है हेड ऑफिस का रिटर्न, जैसे अगर हम लोग नॉर्मल, तुम लोग फाइनल अकाउंट्स वगैरह करते हो तो वहां पर देखोगे कि हम लोग सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो वो होता है परचेस रिटर्न, और एक कस्टमर हमें रिटर्न करता है तो हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया, कस्टमर ने रिटर्न किया जो ब्रांच का स्टॉक ब्रांच में आके। और ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया, तो ब्रांच तो मार्केट से खरीदता नहीं क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है, वो हेड ऑफिस से स्टॉक खरीदता है तो हेड ऑफिस को रिटर्न किया। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, मतलब ब्रांच का डेटर से ब्रांच को पैसा मिला, बैलेंसेस दे दिया है तीनों चीजों का, स्टॉक, डेटर और पेटी कैश का। हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, हम लोगों को यहाँ पर बता दिया है। वैसे मैंने तो बोला था 7 लेजर्स हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, बट यहाँ पर हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पीएल, ब्रांच डेटर एंड ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, बस ये 4 अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक बोला है, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच पीएल, ब्रांच डेटर, अच्छा ब्रांच पीएल, ये छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ब्रांच पीएल, ब्रांच एक्सपेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक चीज पोस्ट करेंगे, जैसे बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक, तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी होता है, तो स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा। 7000 था,
डेटर का 12,600, तो ब्रांच डेटर में टू बैलेंस बीडी। पेटी कैश 200, पेटी कैश अकाउंट हमें बनाने नहीं बोला है, लेकिन हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम एक वर्किंग नोट बना लेते, बहुत ही छोटा सा अकाउंट होगा, ये भी दिखा देते कैसे बनेगा। पेटी कैश तो मेरे इतने से जगह पे हो जाएगा, तो समझ सकते हैं कितना छोटा सा अकाउंट बनेगा ये वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। टू बैलेंस बीडी यहाँ पर लिख देंगे 200। अच्छा, इसके बाद गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, तो इसका एंट्री क्या होगा, तो एंट्री लास्ट क्लास में मैंने बोला, और ये पूरा जर्नल बेस्ड चैप्टर है, अगर जर्नल स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुड सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, मैंने पूरा समझा दिया था ड्रॉ व्रॉ करके कि कैसे करके होता है। तो यहाँ पर देखो क्या एंट्री होता है, ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंट टू ब्रांच, ठीक है, ये वाला एंट्री होगा। तो ये याद रखना पड़ेगा फिलहाल, मैंने तो बताया था कैसे समझ के याद रखना है, ठीक है, और धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा कि कैसे करके होगा। अच्छा, सबसे पहले बोला है कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है, तो मैंने जैसे सिखाया था वैसे याद करना है। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है, तो हेड ऑफिस अगर गुड्स भेज रहा है तो हेड ऑफिस के स्टॉक कम होंगे, ब्रांच के पास स्टॉक आएगा, तो ब्रांच के पास स्टॉक आएगा तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा और हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन हमें ब्रांच ट्रेडिंग या हेड ऑफिस ट्रेडिंग तो यूज नहीं करना है ना। जैसे हम लोग अगर इमेजिन करें तो ब्रांच का ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा क्योंकि स्टॉक आ गया, और टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग हो जाएगा। बट हमें तो ये यूज नहीं करना है, ब्रांच ट्रेडिंग की जगह यूज करना पड़ता है ब्रांच स्टॉक, और हेड ऑफिस ट्रेडिंग की जगह यूज करना पड़ता है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, यही सीखा था। तो यहाँ पर ब्रांच स्टॉक में हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे। टू गुड्स एंड टू ब्रांच। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ऐसे करके याद करने से याद हो जाएगा। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच ये हो जाएगा 26,000। अब गुड्स रिटर्न होने से क्या एंट्री होगा, गुड्स रिटर्न होने से ब्रांच का स्टॉक कम होगा, यानी ब्रांच ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, और ब्रांच जो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग है वो डेबिट होगा। तो हेड ऑफिस ट्रेडिंग टू ब्रांच ट्रेडिंग, तो ब्रांच ट्रेडिंग तो कुछ होगा नहीं, तो ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक होगा, और हेड ऑफिस को क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच स्टॉक। तो क्या एंट्री हो जाएगा, फिर ये कैसे होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, जैसे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा है उसका उल्टा लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, बाई। बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। हाँ, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। और ये सब का क्रॉस पोस्टिंग इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास इसका कोई अकाउंट्स है भी नहीं, तो मतलब ये हो गया 1,000। नहीं तो क्रॉस पोस्टिंग होता है, गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट अगर हमें बनाने बोलेगा, लेकिन हमें तो स्पेसिफिकली 4 ही अकाउंट बनाने के लिए बोला है। फिर कैश सेल वाई क्रेडिट सेल वाई, नॉर्मल कैश सेल का एंट्री क्या होता है, कैश टू डेट, कैश टू सेल्स, और क्रेडिट का होता है डेटर टू सेल, ठीक है। तो यहाँ पर सेल की जगह हमें ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट यूज करना होता है, और कैश सेल की जगह लिखेंगे, मतलब कैश टू सेल की जगह, टू सेल की जगह ब्रांच स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक कम हुआ, और कैश की जगह ब्रांच कैश डेबिट, और क्रेडिट जो है सेल उसमें ब्रांच डेटर डेबिट टू क्या हो जाएगा, ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक में तो दोनों डेटा ही आएगा, क्या बोल के लिखेंगे, बाई, एक क्या लिखेंगे जो कैश बाय सेल है ब्रांच उससे, कैश। हाँ, और क्रेडिट वाला बाई ब्रांच डेटर। बाय ब्रांच डिटेल्स। हम्म, बाई ब्रांच डेटर 17,500 और 28,400, 17,500 और 28,400, इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे क्योंकि इसका अकाउंट शायद है हमारे पास लेजर, ब्रांच कैश नहीं, ब्रांच कैश बनाने नहीं बोला है, सिर्फ ब्रांच डेटर बोला है, ठीक है। तो ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक। हाँ, टू ब्रांच स्टॉक, कितना था अमाउंट, कितना था, 28,400। 28,400, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर और बैड डेप्ट। मैंने ये सारा एंट्री नहीं लिखाया था क्योंकि इतना सारा ट्रांजैक्शंस तो हम नहीं लिखवा सकते ना, ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक चीज जरूर लिखवाया था, बैड डेप्ट वाला। अगर बैड डेप्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, मतलब बैड डेप्ट को पीएल में चार्ज कर देंगे और टू ब्रांच डेटर कर देंगे, क्योंकि बैड डेप्ट की वजह से डेटर कम हो गया। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। तो अगर हम लोग डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं या अलाउंस दे रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को, तो फिर क्या एंट्री होना चाहिए? अगर नॉर्मल एंट्री देखे, जैसे हम लोग डिस्काउंट देते हैं, अलाउंस अगर दे तो अलाउंस टू डेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अलाउंस टू ब्रांच डेटर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये पीएल आइटम है तो पीएल में जाएगा, तो पीएल में क्या हो जाएगा, ब्रांच पीएल डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू ब्रांच पीएल डेबिट टू क्या करना चाहिए फिर, ब्रांच डेटा। ब्रांच डेटा ब्रांच डेटर तो क्रेडिट ऑलरेडी हो गया, वो तो कैंसिल हो ही गया है, टू अलाउंस होता है ना। नॉर्मल तुम लोग करते नहीं हो, डिस्काउंट अलाउड किया, फिर उसके बाद वो पीएल में जब जाता है तो पीएल में क्या लिखते हो, टू डिस्काउंट अलाउड, तो एंट्री क्या होता होगा, पीएल टू डिस्काउंट अलाउड। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा ना। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये एंट्री में क्या था, ब्रांच पीएल, यहाँ बैड डेप्ट में ये, क्योंकि मैंने एक ही एंट्री किया था तो ब्रांच पीएल तो ब्रांच डेटर किया था। अगर हम लोग एक एंट्री करेंगे तो ये वाला भी कर सकते, ठीक है, वो वाला भी जो बोल रहे हो वो सही हुआ है, ऐसा नहीं कि वो गलत हुआ है, लेकिन वो जब हम लोग सिंगल एंट्री करेंगे तो हम लोग वो कर सकते हैं डायरेक्टली ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर। लेकिन अगर दो पार्ट में करेंगे तो ऐसे करके करेंगे, मतलब अलायंस अलायंस कैंसिल, एक्चुअली वही तो हुआ ना, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, बोलो हुआ कि नहीं, वही वाला एंट्री तो हुआ, एक एंट्री किया ना नेट, तो ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर ये हो जाएगा। तो हम लोग चाहे तो दो पार्ट में भी कर सकते हैं, चाहे तो एक ही पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है, एक ही पार्ट में कर लेते हैं, एक ही बात है। अगर दो पार्ट में करोगे तो दो जगह पे हम लोग पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पर एक ही जगह पे कर देंगे। तो ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच पीएल में हम लोग क्या लिखेंगे, टू ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच डेटर। और ये किस वजह से ब्रांच डेटर क्रेडिट हुआ, यहाँ पर हाइफन देके लिखना पड़ेगा, अलाउंस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अलाउंस हम लोग का, 200। अब यही वाला यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई ब्रांच पीएल 200। अच्छा, सेम तरीके से फिर ये वाला भी होगा, डिस्काउंट टू कस्टमर। तो डिस्काउंट का भी क्या होता है, पहले नॉर्मल एंट्री सोचोगे तो ये वाला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो डिस्काउंट नॉर्मल देने से बोलो, डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है, ब्रांच छोड़ो, नॉर्मल एंट्री क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो यहाँ पर ब्रांच डेटर होगा। फिर ये डिस्काउंट को कहाँ क्लोज करते हो, पीएल में, तब क्या लिखते हो, पीएल डेबिट टू डिस्काउंट लिखते हो, तो यहाँ पर पीएल की जगह ब्रांच पीएल लिखोगे। अब इसका अगर नेट एंट्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल आउट, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, सेम यही कंसेप्ट होगा। तो फिर कैसे लिखेंगे, ब्रांच पीएल में टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट अलाउड, सेम होगा, ठीक है, बस नाम अलग है, मतलब एक्सपेंसेस अलग है। ये बेसिकली यहाँ पर आ रहा है हम लोग का 1400। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस पोस्टिंग करेंगे फिर से, बाई ब्रांच पीएल डिस्काउंट अलाउड 1400, ठीक है। अच्छा, तो बैड डेप्ट वाला क्या होगा, बैड डेप्ट का भी सेम होगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैड डेप्ट, ठीक है, हम एक फिर से बता दे रहे, लास्ट क्लास में बोला था, ठीक है। इसके बाद तो हम डायरेक्ट पूछेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से करवाना तो पॉसिबल नहीं है ना, सेम क्वेश्चन। बैड डेप्ट टू ब्रांच डेटर, फिर क्या हो जाएगा, ब्रांच पीएल टू बैड डेप्ट हो जाएगा। अब इसका नेट एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट कैंसिल आउट, तो ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, और यही वाला मैंने लिखवाया था, बाकी तो नहीं लिखवाया क्योंकि बहुत ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसका तो कोई अंत नहीं है, तो क्या लिखवाया, तो मैंने एक यही लिखवाया था बैड डेट। तो इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, टू क्या हो जाएगा, टू ब्रांच डेटर्स हाँ, टू ब्रांच ब्रांच डेटर, पीएल हाँ, और ब्रांच डेटर में हो जाएगा ब्रांच पीएल हाइफन देके बाय ब्रांच बैड डेट। अमाउंट कितना रहा, 600, ठीक है। अच्छा, अब बोला है
गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, तो कस्टमर ने किसको रिटर्न किया, जो बेचा था। यहाँ पर किसका बेचने का डिटेल्स है, ब्रांच का। तो ब्रांच के पास अपना स्टॉक वापस आया, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो एंट्री क्या होता है, बोलो। नॉर्मली सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, डेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डेटर की जगह क्या लिखेंगे, ब्रांच डेटर, क्योंकि ब्रांच का अकाउंटिंग कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। और सेल्स रिटर्न कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पर ब्रांच ट्रेडिंग होगा, लेकिन ब्रांच ट्रेडिंग भी यूज नहीं कर सकते। हमें क्या यूज करना अलाउड है, ब्रांच ट्रेडिंग के बदले क्या यूज Branch करने के stock. लिए, ब्रांच स्टॉक। तो एंट्री क्या हो जाएगा, Branch stock to branch debtors. हाँ, तो लिखो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर। तो कहाँ पोस्ट करेंगे, ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिख देते हैं, ये दिख रहा था। और यहाँ पर हो जाएगा टू ब्रांच डेटर रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। 500 हो गया। पहले पहले थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि इस तरीके से नॉर्मली हम लोग नहीं करते ना एंट्री, लेकिन अगर नॉर्मल एंट्री के साथ इसको मैच करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ खर्चा है, सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये सारा खर्चा हेड ऑफिस पे करता है ब्रांच के लिए। तो तीनों के लिए सेम एंट्री ही होगा, बस नाम अलग अलग है खर्चे का। तो कोई भी एक अगर हम लोग एंट्री समझ ले तो बाकी तीनों का ही कर पाएंगे। तो नॉर्मली अगर ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा है तो एंट्री क्या होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट होगा। ये एंट्री मैंने लिखवाया था, फिर से समझा रहे। ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, पे कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। तो याद करो, मैंने जो दो ड्रॉ करके दिखाया था ना, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया था। उसमें हमारा कौन कौन सा अकाउंट जो है जरूरत पड़ रहा है, देखो यहाँ पर था शायद, नेक्स्ट पेज में, ठीक है, मतलब इसी पेज में था, मैंने यहाँ पर दिखाया था। तो हमारा कौन कौन सा दो अकाउंट जो है यूज होगा, वो दिमाग में रखना चाहिए। अगर ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस पे कर रहा है तो हेड ऑफिस अपने कैश अकाउंट को सोचेगा, और इधर से क्या सोचेगा, ब्रांच के एक्सपेंसेस अकाउंट को सोचेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मेरा पैसा गया तो कैश क्रेडिट, और ब्रांच एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ठीक है। ये ऑलरेडी लिखवाया हुआ भी है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्या है ना, हम लोग याद करके वैसे उस तरीके से तो कर नहीं सकते ना, सीखना ही पड़ेगा। रट के थोड़ी ना होगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, तो ब्रांच एक्सपेंसेस में क्या लिखेंगे, To cash. टू कैश। लेकिन ये सभी खर्चे के लिए एप्लीकेबल है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश बोल के ऐसे हाइफन दे के लिख देते हैं। कैश बोल के क्या क्या खर्चा है, सैलरी एंड वेजेस का है, हाइफन दे दे के लिखेंगे। उसके बाद है रेंट और रेट्स का, रेंट, रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। 6,200, 1,200, 800, 6,200, 1,200 और 800। अच्छा, और ये कैश का कहीं पोस्टिंग हमें नहीं करना पड़ेगा, इसी वजह से क्योंकि कैश तो अकाउंट जो है हेड ऑफिस के वहां पर होता है, वो तो हमारे पास लेजर है नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसका पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग अभी नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ क्रॉस पोस्टिंग होगा भी नहीं। इसके बाद कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, डेटर से पैसा मिला तो नॉर्मल एंट्री सोचो, कैश टू डेटर होता है, यहाँ पर ब्रांच का हो रहा है तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर होगा, ठीक है। तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, By branch cash. और ब्रांच कैश में क्या लिखेंगे। अच्छा, वो तो है ही नहीं, वो तो बनाने नहीं बोला है। अगर होता तो टू ब्रांच डेटर लिखते, बोला नहीं है तो नहीं बनाएंगे। 28,500 ये देख देख के लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस है, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश का। तो स्टॉक 6,500, तो स्टॉक स्टॉक में चला जाएगा। डेटर डेटर में चला जाएगा 9,800।
और पेटी कैश यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं बोला था। अब हमें क्लोज करना है। मैंने क्लोज करने का सीक्वेंस भी बताया था। बोलो सबसे पहले कौन सा क्लोज करना चाहिए? लास्ट वाला क्लास का अकाउंट्स देखने से ही पता चलेगा, यहाँ लिखवा भी दिया था क्लोजिंग ऑर्डर। सबसे पहले ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर को क्लोज करो। बोलो कितना आ रहा है, किधर ज्यादा आ रहा है? मेरे हिसाब से मैच हो जाएगा शायद, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी तो दिया हुआ है। देखते हैं, 12,600 और 28,400 कितना आ गया? 41,000। और इधर कितना आ रहा है? 1,600। और ये हो जाएगा, मैच हो जा रहा है ना? 41,000। मैच तो होगा ही, क्योंकि इतना पहले डेटर से रिसीवेबल था और इस बार इतना सेल करके डेटर से इतना रिसीवेबल हुआ। उसमें से डेटर को हम लोगों ने 200 रुपए का छूट दिया तो वो नहीं मिलेगा, डिस्काउंट अलाउड हुआ तो वो भी नहीं मिलेगा, बैड डेप्ट हो गया वो भी नहीं मिलेगा, इतना रिटर्न हो गया नहीं मिलेगा, और कैश रिसीव्ड हुआ है 28,500 और बाकी अमाउंट जो बचा वो बैलेंस में आ गया। क्योंकि हमारे पास सारा डेटा गिवन था तो ये लेजर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा सब दिया हुआ है। डेटर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, डेटर के साथ क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन, डेटर के साथ डिस्काउंट अलाउड का ट्रांजैक्शन, डेटर के साथ रिटर्न का ट्रांजैक्शन, डेटर के साथ बैड डेप्ट का ट्रांजैक्शन, डेटर के साथ कैश रिसीव, यही होता है। इससे ज्यादा तो डेटर के साथ कुछ ट्रांजैक्शन होता नहीं। सभी ट्रांजैक्शन दिए हुए थे, तो इसका मतलब टैली हो जाना ही नॉर्मल बात है। ठीक है, टैली हो गया। इसके बाद कौन सा लेजर क्लोज करना होता है? ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक को क्लोज करना है, करो क्लोज, देखो कितना अमाउंट आता है। इधर ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड में 53,400। 53,400। $33,500 हो रहा है शायद। कितना आ रहा है? बैलेंस आ रहा है 19,900। 19,900। 19,900। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट क्लास जो लिखा था वो मत बोल दो, वो इनवॉइस का क्वेश्चन था तो वहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा था। ठीक है, लेकिन ये तो इनवॉइस का क्वेश्चन नहीं, ये तो सिंपल कॉस्ट बेसिस है। मतलब यहाँ पर जो ट्रू प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग में ही निकल जाएगा, वहां ट्रू प्रॉफिट ट्रेडिंग में नहीं निकल सकता है, क्योंकि ब्रांच को पता ही नहीं होता है कि ट्रू प्रॉफिट कितना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पर बताया था ना तुम लोग को, ये देखो यहाँ पर कि हमें 12 निकालना है, लेकिन ब्रांच के हिसाब से तो 2 निकलेगा, तो फिर वहां पर वो हो नहीं रहा है। लेकिन अगर कॉस्ट में ही भेजा जा रहा है तो ब्रांच को पता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा ट्रू प्रॉफिट है। इसको आगे हमें कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट में लेके जाना भी नहीं, और ये इनवॉइस वाला क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग में कैसे लिखते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ना ऐसे लिखना पड़ता है, टू ब्रांच पीएल। एक्चुअली यही लॉजिक है। हम लोग वैसे टू डायरेक्ट जीपी लिख देते हैं, फिर बाई जीपी बोल के ब्रॉट डाउन कर देते हैं, ये चलता है। लेकिन एक्चुअली सोच के देखो उसका, अगर हम लोग बाई जीपी कर रहे हैं तो हम लोग का एंट्री क्या होना चाहिए? जीपी टू पीएल। लेकिन हम लोग का एंट्री एक्चुअली तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट एपी टू जीपी होता है ना, ट्रेडिंग टू जीपी। एक्चुअली ट्रेडिंग टू पीएल हाइफन देके जीपी लिखना चाहिए, और पीएल में बाई ट्रेडिंग हाइफन देके लिखना चाहिए जीपी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब नॉर्मल ट्रेडिंग निकालते तो यहाँ पर जीपी लिख देते, ये हमारा हैबिट है, और यहाँ पर बाई जीपी बोल के ब्रॉट डाउन कर देते हैं पीएल में। ठीक है, लेकिन एक बार सोच के देखो कि ये अगर हम लोग क्रॉस बूस्टिंग करें तो ये बाई जीपी थोड़ी ना, ये तो बाई ट्रेडिंग होना चाहिए। एक्चुअली टू जीपी नहीं लिख के एक्चुअल ऐसे होना चाहिए, टू पीएल ये जीपी होना चाहिए, और पीएल में हम लोग इसे लिखेंगे बाई ट्रेडिंग, और यहाँ पर लिख देंगे जीपी, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही जो प्रॉपर कंसेप्ट है उसी को हमें यूज करना है। हम लोग सिर्फ जीपी नहीं लिखते, ये जीपी कहाँ कौन से लेजर में ट्रांसफर होगा? ब्रांच पीएल में। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा टू ब्रांच पीएल, फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसफर टू, सॉरी ब्रांच पीएल हाइफन देके बैलेंसिंग फिगर। अब ब्रांच पीएल में ये ट्रांसफर हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक बोल के, ये ब्रांच पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा क्रॉस पोस्टिंग बाई ब्रांच स्टॉक बोल के। ठीक है, यहाँ पर जीपी 19,900। ठीक है, अच्छा अब ऑर्डर में इसके बाद कौन सा क्लोज होता है? ब्रांच स्टॉक के बाद देख के बताओ। ब्रांच कैश। ब्रांच कैश तो हमारा है नहीं, तो उसके आगे चलते हैं।
ब्रांच एडजस्टमेंट, जो कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल है नहीं क्योंकि हमारा इनवॉइस का क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद कौन सा क्लोज होगा? ब्रांच एक्सपेंस। तो ब्रांच एक्सपेंसेस को क्लोज करो, तो एक्सपेंसेस का टोटल लगाओ, कितना हो रहा है? 8,200. 8,200। Yes, ma'am, 8,200. अच्छा, ये क्लोज कहाँ होगा? ये एक्सपेंसेस क्लोज कहाँ होता है? कहाँ होना चाहिए ये सभी एक्सपेंस? पीएल में। तो लिखेंगे बाय ब्रांच पीएल, ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच पीएल में। तो ब्रांच पीएल में क्या लिखेंगे? टू ब्रांच एक्सपेंसेस 8,200। ब्रांच पीएल ये रहा, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 8,200। अच्छा, अब टोटल करो। अब तो ये बस एक ही बचा ना, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, पेटी कैश को क्लोज करते हैं, तो इसीलिए बनवाया था, ये समझ लेते। पेटी कैश 200 रुपीज जो है ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग में 100 ही बचा है, तो फिर बाकी पैसा कहाँ गया? अभी तो समझाया कंसेप्ट की। पेटी कैश का मतलब है हम लोग स्मॉल कैशियर को या जूनियर कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं, जो कि यहाँ पर 200 रुपए है, और उसने बोला कि अभी मेरे पास 100 ही पड़े हुए हैं, तो बाकी क्या कर दिया उन्होंने क्या किया बाकी पैसे का? खर्चा किया। एक्सपेंसेस हो गया मैम. हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई, क्या लिखना पड़ेगा? बाय ब्रांच ब्रांच एक्सपेंस। एक्सपेंसेस. हाँ, ब्रांच एक्सपेंसेस, क्योंकि ब्रांच का खर्चा, ये खर्चा ब्रांच खुद पे करता है, ठीक है। और वैसे भी एंट्री में ब्रांच एक्सपेंसेस ही आ रहा है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस में इसको क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये क्लोज कर दिया, ये लिखना था पहले, तो क्या लिखेंगे? टू पेटी क्या? टू पेटी 100। कैश. तो ये 300 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी 3 हो जाएगा। हाँ, अब टोटल कर दो बस, और तो कुछ करना नहीं है। बैलेंस 9,400. कितना आ रहा है 9,400. इधर वाला टोटल? अच्छा, ये तो कम आ रहा है, इधर का फिर करना बैलेंस पड़ेगा। आ रहा है. अच्छा, बैलेंस आ रहा है 19,900, 9,400। अच्छा, ठीक है। तो 9,400 बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोग का क्या आ गया? नेट प्रॉफिट, ठीक है। पीएल में क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। टू ब्रांच नेट प्रॉफिट जनरल पीएल, इसको हम लोग बोलेंगे जनरल पीएल, ठीक है। ये एक्चुअली जनरल पीएल में ट्रांसफर होगा। ये ब्रांच, इस ब्रांच का नेट प्रॉफिट है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि हेड ऑफिस अपने सारे ब्रांचेस का जो है प्रॉफिट या लॉस, जो भी जो ब्रांच अर्न कर रहा है उसको लेके एक ही जगह पे दिखाएगा, ठीक है। तो फिर जो एक जगह पे पीएल पे, मतलब मान लो एक जनरल पीएल बना लेगा, जहां पर ब्रांच 1 का प्रॉफिट दिखाएगा, ब्रांच 2 का दिखाएगा, ब्रांच 3 का दिखाएगा। तो एक्चुअली ये जो ब्रांच का प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? जनरल पीएल में होगा, ठीक है। मतलब जो मेन पीएल रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये तो अलग 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 हुआ ना, पार्ट पार्ट, कि इस ब्रांच का इतना, इस ब्रांच का इतना, सभी ब्रांच का मिला के एक जगह पे ट्रांसफर करना होता है, जिसका नाम होता है जनरल पीएल। तो इसको हम लोग लिखेंगे जनरल पीएल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का इलास्ट्रेशन 2, जो कि हमारा कॉस्ट बेसिस पे था क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट बेसिस पे होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बस सिर्फ एंट्री जो है आना चाहिए। एंट्री डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट होगा किसी को भी, तो वो तभी एंट्री कर पाएगा, ठीक है। कि क्या डेबिट गोल्डन रूल वगैरह ये पता होना चाहिए, या फिर मॉडर्न अप्रोच जिससे भी जो कोई करते हो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे इलास्ट्रेशन शिफ्ट। हम स्किप करते हुए इसीलिए कर रहे, क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है, क्योंकि सारा जो है वो स्टॉक डेटर मेथड से नहीं है, तो जो भी स्टॉक डेटर मेथड से है हम वही क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहे हैं, ये वाला। इलास्ट्रेशन 6। हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई
हैज ए ब्रांच इन कोचीन, ठीक है, तो ब्रांच कहाँ पर है, कोचीन में है, टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। अब हमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, तो कॉस्ट प्लस 125%, मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए का है तो हेड ऑफिस ब्रांच को वो 125 लगा के भेज रहा है, लेकिन बेचने का प्राइस कितना है वो हमें नहीं पता, ठीक है। द ब्रांच सेल्स बोथ कैश और क्रेडिट, ब्रांच को कैश क्रेडिट दोनों तरीके का सेल करने के लिए बोला गया। ये इलास्ट्रेशन 3 लास्ट क्लास में जो किए थे एग्जैक्ट वैसा ही है, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं ताकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जो है ग्रिप आ जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस से डायरेक्ट पे होता है, एंड द ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। ब्रांच का जो भी सेल करके पैसा आता है वो सारे उसे हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में दे देने होते हैं। तो ये जो 2 लाइन अभी पढ़ा इससे पता चलता है ये डिपेंडेंट ब्रांच है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर 2001 प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस लेजर एंड ascertain द ब्रांच प्रॉफिट। हमें क्या करना है, हेड ऑफिस के लेजर में क्या करना है, अकाउंट्स बनाना है, ascertain द ब्रांच प्रॉफिट, और ब्रांच का प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, बट सेंड्स वीकली रिटर्न टू हेड ऑफिस। लेकिन बोल रहा है यहाँ से और भी पता चल रहा है ये डिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही तो लाइन बता देता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच है, और क्या करता है, वीकली रिटर्न करता है हेड ऑफिस को अपना सारा डिटेल्स। तो ये ऊपर इतना पता चल गया कि ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है, और हेड ऑफिस से जब स्टॉक लेता है तो 125 रुपए पे लेता है 100 रुपए का फीस, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस इसी तरीके से उसे सेंड करता है। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, गुड्स जो रिसीव हुआ है हेड ऑफिस से वो इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। ये फिर भी आसान है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था यहाँ पर इनवॉइस प्राइस में हमें ट्रांसफर करना पड़ा था, जो कि यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि करके दे दिया है। रिटर्न टू हेड ऑफिस दे दिया है, ठीक है। स्टॉक एट कोचिन दिया है, ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का, सेल्स बोला है ब्रांच का, कैश सेल, क्रेडिट सेल। सन्ड्री डेटर मतलब ब्रांच का डेटर का, ये देखो ओपनिंग बैलेंस है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, बैड डेब्ट इन द ईयर, सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी वेजेस बोनस एट ब्रांच। मतलब सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बोला है जैसे अभी हम लोगों ने किया या फिर लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन में भी किया था, वही देखो, वही रेंट रेट्स सेल्स रिटर्न सब दिया है। ऑफिस एक्सपेंसेस बोला है, और बोला है स्टॉक एट ब्रांच, इनवॉइस प्राइस पे है 1,20,000, ये 31 दिसंबर का यानी क्लोजिंग स्टॉक है, ईयर एंड का है। प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। सिर्फ और सिर्फ हमें ब्रांच अकाउंट में यहाँ पर बोला है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। अच्छा, स्टॉक डेटर मेथड हमें यूज करना है और ब्रांच अकाउंट बना के देना है, लेकिन देखो स्टॉक डेटर मेथड में तो कोई ब्रांच अकाउंट्स नहीं होता, मतलब ब्रांच का क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर होगा अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड वो हमें बनाना है। तो इसका मतलब हमें वो 7 लेजर्स बनाना है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। जब हमें कुछ लेजर अपने से नहीं बोलेगा तो ये 7 लेजर्स ही हमें बनाने पड़ेंगे। ये मैंने जो नोट डाउन करवाया था ये 7 लेजर्स हमें प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। ये रहा, तो बनाते रहना है हम लोग को। 7 लेजर्स हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, 1 to 7 ये लेजर्स हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनवॉइस वाला क्वेश्चन है तो ब्रांच एडजस्टमेंट वगैरह भी आएगा, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच डेटर, ऐसे करके एक एक हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस है बॉम्बे में, इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज, कोचिन ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पहला लेजर ब्रांच स्टॉक जो कि बड़ा होगा, नॉर्मली अगर इनवॉइस का क्वेश्चन है तो ज्यादा पोस्टिंग होता है ना, डबल डबल एडजस्टमेंट को लेके, तो ये वाला अकाउंट इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादा पोस्टिंग होगा। उसके बाद बना लेते हैं ब्रांच, कोई भी बना सकते हैं, बस क्लोज करते वक्त हमें खुद सीक्वेंस याद रखना है। 7 लेजर्स में से कुछ भी आगे पीछे बनाया जा सकता है।
तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बना लेते हैं इसके बाद। तो स्टॉक एडजस्टमेंट तो उतना बड़ा नहीं होता है, ओपनिंग रिजर्व, क्लोजिंग रिजर्व और गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, ये सभी होता है। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये तो बहुत ही छोटा सा होता है। ये 3 लेजर हो गया और 4 लेजर, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच पीएल, ब्रांच एक्सपेंसेस। तो 7 लेजर्स याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 लेजर्स जो है मैंने रेडी कर लिया। अब इस पे हमें पोस्टिंग वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर दिया है कि गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस पे गुड्स रिसीव हुआ है, तो एंट्री क्या होगा। तो ब्रांच के पास स्टॉक आया तो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की जगह क्या यूज करते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, तो ब्रांच के पास 6 लाख रुपए का स्टॉक आ गया, लेकिन इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और हेड ऑफिस ने स्टॉक भेजा तो उसका स्टॉक कम हुआ, तो टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग होगा, लेकिन हेड ऑफिस ट्रेडिंग की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, गुड सेंट टू ब्रांच। अब हेड ऑफिस को पता है कि स्टॉक 6 लाख का नहीं है, कितने का है, ये स्टॉक जो है 6 लाख का वैल्यू 125 के बराबर है, क्योंकि हर एक चीज को 25% ज्यादा लगा के यानी 125 पे भेजा जाता है, ठीक है। तो 100 का वैल्यू निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए का स्टॉक था जिसपे 25% प्रॉफिट लगाया गया है। तो ये हो गया 6 लाख। 7,50,000। 7,50,000 मैम। 7,50,000 तो कैसे होगा, 6 लाख तो टोटल ही है, 7,50,000 तो नहीं होगा, 6 लाख तो 4 लाख टोटल का है। स्टॉक है। 4,80,000। 4,80,000, 7 लाख देखो होगा ही नहीं, ये सोचना है ना हमें, क्योंकि अगर मेरा इनवॉइस लगा के 6 लाख का स्टॉक है तो उसके ऊपर तो जा नहीं सकता है ना, कॉस्ट का वैल्यू तो 6 लाख से कम आएगा। तो ये हो गया, तो 4,80,000। अब ये हमें क्रेडिट साइड में ही करना पड़ेगा, बाकी अमाउंट कितना है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना लगा हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकालने से ही पता चलेगा। 1,20,000। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट। अब इसे कर लेना है पोस्ट, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा ब्रांच स्टॉक में, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू ब्रांच एडजस्टमेंट। एक लाइन ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक हुआ तो लिखना पड़ेगा, इस वजह से एक लाइन हम छोड़ के लिख रहे हैं। नहीं हुआ तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन हुआ तो फिर ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखने से प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। 1,20,000। अच्छा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाई, नीचे की तरफ, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हुआ तो लिखेंगे वहां पर बाई, क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक क्रॉस पोस्टिंग 1,20,000। और गुड्स से इनटू ब्रांच में हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक 4,80,000। अब रिटर्न बोला है, तो रिटर्न का कैसे एंट्री होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट एंट्री होगा। तो रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट एंट्री होता है, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों डेबिट हो जाता है, गुड्स सेंट टू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। अब एंट्री में क्या लिखेंगे, तो हम लोग का देखो गुड्स जो रिटर्न हुआ, तो ब्रांच के पास से कितने रुपए का स्टॉक चला गया, 12,000, तो ब्रांच ये 12,000 में लिखेगा, लेकिन 12,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, 12,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 करने से प्रॉफिट पता चल जाएगा, 100 करने से कॉस्ट पता चल जाएगा, तो कितना होता है ये वाला वैल्यू, वो ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे।
12,000, 2,400, तो फिर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 9,600। तो इसको लिखेंगे तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे? बाई क्या लिखेंगे बोलो, इसका पोस्टिंग। By goods sent to branch or by branch adjustment? हाँ, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, 2,400 और 9,600। और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक 2,400, और इसमें लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक 9,600। हो गया। ये दो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने कर लिया। मेन इसमें यही ट्रांजैक्शन में पोस्टिंग में प्रॉब्लम होता है, बाकी तो सब नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है स्टॉक, ये देखो ओपनिंग स्टॉक 1 जन यानी ओपनिंग स्टॉक 60,000, ब्रांच में कोचिंग ब्रांच में 60,000 का ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, या फिर टू बैलेंस बीडी भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो 60,000। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्योंकि ब्रांच तो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही लेता है, तो इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक में। तो मैंने पहले ही बोला था ओपनिंग स्टॉक जिधर लिखते हैं उसके ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक कितना प्रॉफिट है, कैसे निकालेंगे, अभी 2 बार निकाल के दिखाया, ठीक है। 60,000 का वैल्यू कितने के इक्विवेलेंट है? 125 के इक्विवेलेंट। अगर हम यहाँ पे 25 का वैल्यू निकालेंगे तो मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, बिकॉज 25 इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट, 100 इक्विवेलेंट टू कॉस्ट। मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे इंटू 25 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 को 125 से डिवाइड करते थे। 12,000. हाँ बोला रहेगा कितना? 12,000 मैम. 12,000। लिख दिया, 12,000 हो जाएगा। अब ब्रांच स्टॉक में क्या लिखना पड़ेगा? ब्रांच स्टॉक में लिख दिया है ना हम लोगों ने, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है। हाँ, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। और इधर क्रॉस पोस्टिंग भी तो होगा। नहीं नहीं सॉरी, एक चीज गलत हुआ, देखो नहीं बोल रहा हूँ। ये ओपनिंग स्टॉक को हम लोग कैसे लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। हाँ, नहीं तो वो तो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा ना, इसी वजह से बाई बैलेंस बीडी से ओपनिंग। अच्छा, इसके बाद कैश सेल क्रेडिट सेल। कैश सेल का एंट्री क्या होगा? ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, और क्रेडिट सेल का एंट्री होगा ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ब्रांच कैश बाई ब्रांच डेटर। ब्रांच कैश हो जाएगा 2 लाख और ये 3,60,000। इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ब्रांच कैश में और ब्रांच डेटर में। तो ब्रांच डेटर में टू ब्रांच स्टॉक वैल्यू है हम लोग का 2 लाख और 3,60,000। इसके बाद है सन्ड्री डेटर ओपनिंग स्टॉक 72,000। तो सन्ड्री डेटर का ओपनिंग स्टॉक मतलब टू बैलेंस बीटी 72,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड का हम लोगों ने नेट एंट्री क्या निकाला था? जो पीएल वाला एंट्री होता है। तो पीएल में नॉर्मली क्या लिखते हो? पीएल टू डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पर क्या लिखोगे? ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर। हम लोग का नेट करके हुआ, अभी तो सेम ट्रांजेक्शन हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ब्रांच पीएल। Branch to branch details. हाँ, तो ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे? बाई By branch P. ब्रांच पीएल। बाई ब्रांच पीएल जो है डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, मैंने कैश रिसिप्ट वाला एंट्री किया, नहीं किया ना। डिस्काउंट अलाउड
वो छूट गया शायद मेरे से। डिस्काउंट अलाउड 6000, ब्रांच पीएल में लिखना पड़ेगा। टू ब्रांच डेटर, डिस्काउंट अलाउड 6000। अच्छा, और इस चीज को ऐसे भी याद रखा जा सकता है, बहुत ही आसान है। नॉर्मली पीएल में क्या लिखते हैं, टू डिस्काउंट अलाउड, हम लोग टू डिस्काउंट अलाउड के जगह टू ब्रांच डेटर हाइफन देके डिस्काउंट अलाउड लिख रहे हैं, ठीक है। और देखो डेटर में बाई डिस्काउंट अलाउड होना, बाई अलाउंस होना, बाई बैड डेप्ट होना, बाई सेल्स रिटर्न, ये तो नॉर्मल है। एंट्री सोचो ना, बैड डेप्ट हुआ, बैड डेप्ट टू डेटर, तो बैड डेप्ट डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो वही तो लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रांच पीएल के साथ लिखा जा रहा है बिकॉज नेट एंट्री हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी बना रखा है, ठीक है, उसका भी यूज कर लेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर मुझे लगता है मैंने ये वाला एंट्री छोड़ दिया, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। तो एंट्री क्या होगा, कैश नहीं मिलने से नॉर्मल एंट्री सोचो, कैश टू डेटर होता है, तो यहाँ पर ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर होगा, ठीक है। ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर बाई ब्रांच कैश। $3,20,000। और ब्रांच कैश में क्या लिखेंगे, टू टू ब्रांच डेटर। टू ब्रांच डेटर कैश रिसिप्ट 3,20,000। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये मैंने कर लिया, वो स्किप हो गया था, तो उसका फिर से क्या, बैड डिप, बैड डिप का क्या होगा, सेम वैसे ही होगा। बोलो बैड डिप कहाँ ट्रीट होता है, पीएल में, तो पीएल में क्या लिखते हो, पीएल टू बैड डिप, यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच पीएल, लेकिन बैड डिप की जगह किसको लेंगे, नेट एंट्री, तो ब्रांच पीएल टू कहाँ पर होगा। बैड डेप्ट होने से दो चीज इंपैक्ट होता है, एक डेटर इंपैक्ट होता है, ठीक है, और एक हमारा लॉस होता है, तो लॉस पीएल में जाएगा और डेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई ब्रांच पीएल। पीएल बैड डेप्ट। अभी मैंने दो एंट्री लिख के सिखाया भी, ठीक है, उस तरीके से दिमाग में याद रखना है, क्योंकि दिमाग में चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं ना, हमें तो नेट एंट्री से पोस्टिंग करना है, तो थोड़ा थोड़ा सोच के नेट एंट्री क्या हो रहा है, जरूरत पे स्टार्टिंग में पेंसिल से लिख के फिर उसे हटा के फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,000। ब्रांच पीएल में लिखेंगे टू ब्रांच डेटर बैड डेट 4,000। सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच, सेल्स रिटर्न हुआ है तो फिर क्या एंट्री होता है, नॉर्मली सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, तो यहाँ सेल्स रिटर्न कहाँ दिखेगा, ब्रांच स्टॉक में। तो रिटर्न हुआ तो स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न होने से स्टॉक का इंपैक्ट आएगा और डेटर पे इंपैक्ट आएगा, तो ब्रांच डेटर हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा, डेटर बढ़ने का मतलब डेबिट होना, तो क्या हो जाएगा, बाई ब्रांच स्टॉक। क्या क्या इंपैक्ट आएगा वो सोचना है, इसी वजह से तो ये मैंने करके दिखाया था, ठीक है, ये क्यों करके दिखाया था कि कहां पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, इस वजह से करके दिखाया था, ऐसे ही थोड़ी ना किया था। ये दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है ना कि भाई ट्रेडिंग यूज करें, तो अगर हमारा रिटर्न हो रहा है तो मैंने क्या बोला था, डेटर कम हो जाएगा, रिटर्न होने का मतलब मुझे जो पैसा रिसीवेबल था मार्केट से वो कम हो गया और स्टॉक कम हो गया, तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और डेटर हम लोग का कम हो जाएगा। यहाँ पर रिटर्न होने से स्टॉक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, मतलब स्टॉक आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो स्टॉक डेबिट होगा और डेटर कम हो जाएगा, तो ब्रांच डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और स्टॉक डेटर क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक यहाँ पर डेबिट हो गया। रिटर्न अमाउंट है हम लोगों का 8,000, और इसका क्रॉस पोस्टिंग ब्रांच स्टॉक में हो जाएगा टू ब्रांच डेटर रिटर्न 4,000। अच्छा, अब ये सब का एंट्री क्या हो जाएगा, ये सारे खर्चे जो है हेड ऑफिस पे करता है, सेल्स रिटर्न से लेके ये चार जो खर्चा दिख रहा है, तो ये चारों का जो एंट्री एक ही होगा, मतलब सेम एंट्री होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा,
मैम वो टू ब्रांच डेटर्स बोल के 8,000 होगा ब्रांच स्टॉक के घर में। अच्छा मैंने 4,000। अच्छा अब ये वाला खर्चा सब हेड ऑफिस पे करता है, तो हेड ऑफिस का कैश चला जाएगा टू कैश, और ब्रांच का एक्सपेंसेस है तो एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ठीक है, अभी किया था ना, सेम चीज किया था, देखो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ओ ये तो कैश में लिख दिया मैंने, ये रहा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। कैश बोल के सारे खर्चे में एक एक करके लिखने हैं। क्या क्या खर्चा है, रेंट रेट्स टैक्सेस, तो हम ऐसे लिखते हैं रेंट रेट्स टैक्सेस। ठीक है, एग्जाम में पूरा लिख लेना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए काफी सारा क्वेश्चन करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे। सैलरी वेजेस बोनस, टू कैश बोल के सैलरी वेजेस और बोनस, टू कैश फिर से लिखा जा सकता है या फिर डॉट डॉट दे सकते हैं। और ये है 60,000, हाँ 60, और ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000, तो टू कैश ऑफिस एक्सपेंस ये हो जाएगा 6,000। अच्छा फिर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 1,20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 1,20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, या फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि मैंने यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो सिमिलर रखने के लिए हमें यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं 1,20,000। अब ये इनवॉइस प्राइस पे है तो इसका अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इस पे अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करके कहाँ लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक के ऑपोजिट साइड लिखना पड़ता है, तो डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। कितना हो जाएगा, बोलो कितना होगा, मैंने इतना सारा निकाल के दिया, एक आप लोग निकालो। रूल्स तो मैंने बता ही दिया है, सेम चीज कॉस्ट में भी करते हैं, हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। बोलो कितना होगा, 24,000 24,000। 24,000। अगर हम देख लेते 24,000, यस मैम 24,000 ही आ रहा है। हाँ 125 इंटू 25 करेंगे। देखो जब प्रॉफिट पता करना होगा 25 करोगे, जब कॉस्ट पता करना होगा 100 करोगे। इस क्वेश्चन के लिए जिस क्वेश्चन में जैसा रहेगा, 25 5 125, और यहाँ पर हो जाएगा 24,000, हो गया। अच्छा और कुछ नहीं है, अब हमें एक एक करके क्लोज करना है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, सीक्वेंस के साथ करना है। सबसे पहले याद करो कौन सा क्लोज करना होता है, डेटर, Debtors. तो डेटर को क्लोज करो। तो डेटर का यहाँ पर इधर ज्यादा दिख रहा है, 3,70,000 और 3,62,000, कितना हो जाएगा, 7 लाख हो रहा है, नहीं 4 लाख, क्या हो गया, 4,32,000 4,32,000, 4,32,000, और इधर बाकी बैलेंस आएगा इस बार, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो डेटर का नहीं दिया हुआ है ना, अगर कुछ बचेगा तो जरूर आएगा, नहीं आएगा तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है आएगा 94,000। 94,000 94,000। ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया कि इतना पैसा रिसीवेबल था, इतना डिस्काउंट अलाउ, इतना कैश रिसिप्ट, इतना बैड डेब्ट, इतना रिटर्न, तो इसका मतलब 94,000 अब हमें बाद में मार्केट से रिसीवेबल है। अच्छा डेटर के बाद कौन सा क्लोज होता है बताओ, सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा। ब्रांच स्टॉक। Stock. ब्रांच स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक को क्लोज करते हैं, तो स्टॉक में क्या क्या आ जाएगा, मतलब कितना आ जा रहा है टोटल, किधर ज्यादा आ रहा है, इधर ही ज्यादा आ रहा है मेरे हिसाब से। 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख 80, 6,92,000। 6,92,000, और इधर कितना आ रहा है, 24,000. 24,000। टू ब्रांच एडजस्टमेंट, इसको लिखना पड़ता है, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर, ये एक्चुअली क्या है, एक्सेस हम बता देते हैं इसको क्या लिखना होता है। अगर हम लोग लिखना चाहे तो एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस
ओवर इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन आज हम एक बार फिर से डिटेल से बताते हैं। देखो एक चीज समझो कि अगर हमारा ये पूरा जो अकाउंट है, ये ब्रांच स्टॉक का बात करें, ये पूरा मेरा इनवॉइस प्राइस पे बना हुआ है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक भी किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे। गुड सेंड टू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट ये दोनों मिलाओगे तो ये भी हमें इनवॉइस प्राइस ही दिखाएगा कि इनवॉइस प्राइस हम लोग का कितना है, ये देखो 6 लाख है। ठीक है, अच्छा, और ये देखो डेटर ने रिटर्न किया है, तो डेटर ने जो स्टॉक रिटर्न किया है कोचिन ब्रांच में, तो वो भी तो इनवॉइस प्राइस पे ही था, मतलब जितने पे डेटर को बेचा गया था, डेटर अगर मैंने एक 8,000 का सामान खरीदा, हम दुकानदार को वापस करेंगे तो फिर रिटर्न कितने में वो रिकॉर्ड करेगा, 8,000 पे करेगा, क्योंकि जब मुझे बेचा था 8,000 पे बेचा था। अब देखो गुड सेंड टू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट ये रिटर्न वाला था। ठीक है, कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न वाला पॉइंट था। तो ये दोनों को भी अगर हम लोग टोटल करेंगे ना, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, कि ये रिटर्न का इनवॉइस प्राइस है। देखो कैश सेल और क्रेडिट सेल, अब देखो सेल जो हुआ है वो इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है कि ब्रांच हेड ऑफिस ने ऐसे बोला कि मैंने, हेड ऑफिस ने 100 रुपए का चीज 10 रुपए प्रॉफिट लगा के ब्रांच को 110 में भेजा और बोला 110 में ही बेचो या इससे ऊपर प्राइस पे बेचो, क्योंकि ब्रांच को तो दोनों में बेनिफिट है, क्योंकि सॉरी हेड ऑफिस को, क्योंकि हेड ऑफिस का तो कॉस्ट 100 ही पड़ा था। अब हेड ऑफिस उसे ब्रांच उसे 110 में बेच दे तो भी हेड ऑफिस को 10 रुपए का फायदा, या उससे ज्यादा में बेचते तो भी है। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन ऐसे रहता है कि एवो मतलब जो प्राइस भेजा गया, ऐसे भी बोला जाता है कि आप 110 में ही बेच दो इसे। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकता है ये 110 का दिए इससे ज्यादा में बेचो, दोनों तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये क्या है, ये हम लोग का सेल प्राइस है। अब सेल प्राइस जो है वो इक्वल इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है या नॉट इक्वल इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन तो क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा इनवॉइस प्राइस में है। ठीक है, तो अगर मेरा पूरा अकाउंट से इनवॉइस प्राइस में है, सिर्फ इसमें मुझे डाउट है कि ये इनवॉइस प्राइस है कि नहीं है, एक बार मान लेते हैं कि ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो मुझे एक चीज बोलो, अगर सारा चीज मेरा इनवॉइस प्राइस पे है तो ये अकाउंट टैली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये जो मैंने अभी डिटेल्स दिया, ठीक है, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को स्टॉक कितने का भेजा, 110 में, तो मैंने ये गुड सेंड टू ब्रांच दिखा दिया। ठीक है, मतलब कैसे दिखाया, 100 और 10 अलग अलग करके दिखाया कि ये हो गया गुड सेंड टू ब्रांच 100 और ब्रांच एडजस्टमेंट 10 दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रांच ने जब इसे बेचा, मान लो 110 में ही बेच दिया, ठीक है, तो ब्रांच कैश सेल किया या क्रेडिट सेल जो भी हो, तो बाय ब्रांच कैश बोल के 110, तो दोनों साइड में अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाना चाहिए। अगर हम लोग रिटर्न को एक बार इग्नोर करते हैं, हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं, 110 का चीज भेजा था, 110 में ही बेचने के लिए बोला, तो मेरा अकाउंट टैली हो जाएगा, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखेगा। लेकिन मान लो ब्रांच ने इसे 112 रुपए में बेच दिया, तो फिर मेरा बैलेंस किधर आएगा, 2 रुपए का इधर आएगा। ये 2 रुपए वाला बैलेंस क्या है, जो ब्रांच को दिख रहा है, मतलब ब्रांच बोलेगा कि मैंने 110 का चीज 2 रुपए में बेचा, मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये सिचुएशन तभी हो सकता है जब इनवॉइस प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस नहीं है। देखो इनवॉइस प्राइस अगर नॉट इक्वल टू सेल प्राइस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सेल प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू इनवॉइस प्राइस है, तो ये बैलेंस दिखेगा। इसीलिए लिखा है एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, अदरवाइज तो टैली हो जाना चाहिए। बोलो मेरा ये बात समझ में आया कि क्यों यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, कब बैलेंस नहीं आएगा, अगर इनवॉइस प्राइस में ही बेच दिया गया है तो बैलेंस नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो हमें ये बताता नहीं है नॉर्मली कि किस में बेचा गया है, लेकिन अगर मेरा ये बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब मेरा ये स्टॉक जो है वो ओवर सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन इनवॉइस प्राइस है, मतलब इनवॉइस प्राइस पे नहीं बिका है, इसी वजह से आया, अगर बिकता तो नहीं आता। क्या हम समझा पाए ये वाला चीज? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला जो मैंने बोला कि ये क्यों यहाँ पर आता है, तो ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये मैंने बता दिया कि क्यों होता है। अच्छा, इसका मतलब जब भी हमारे इस अकाउंट में बैलेंस आएगा तो ये कंफर्म है कि हम लोग का जो सेल हुआ है ना वो ओवर द इनवॉइस प्राइस हो रखा है। अच्छा, अब ये कहां पर जाएगा, इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक 24,000। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट क्लोज होता है ब्रांच स्टॉक के बाद, ब्रांच ब्रांच कैश। अच्छा, तो ब्रांच कैश को क्लोज करो, तो ब्रांच कैश में क्या लिखेंगे, ये दोनों का टोटल कितना हो 5 रहा है, लाख 20
5,20,000। अच्छा, ब्रांच का कैश क्या होता है, यहाँ पर ना हमें क्वेश्चन में बताया था कि ब्रांच को हमेशा जो भी पैसा आता है वो क्या करना पड़ता है, रेमिट ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, सारे पैसे हेड ऑफिस को भेज देना पड़ता है। मतलब ब्रांच ये 5,20,000 हेड ऑफिस को भेजेगा, तो बोलो एंट्री क्या होगा, हेड ऑफिस को देगा, तो फिर हेड ऑफिस ही तो एंट्री कर रहा है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस के लिए ट्रांजैक्शन क्या है कि उसके पास पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, ब्रांच दे रहा है, तो बोलो क्या एंट्री होगी, ब्रांच का कैश उसके पास आ रहा है, तो कैश आने से क्या एंट्री होता है, अगर तुम लोगों को कोई पैसा मिलेगा तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, तो हेड ऑफिस भी बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा, सही है, और क्रेडिट किसको करेगा, कौन सा पैसा आ रहा ब्रांच है, कैश। टू ब्रांच कैश, ठीक है, तो बाय कैश हो जाएगा, इसका बाय बैलेंस बीडी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बैलेंसिंग फिगर बाय कैश ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस में ट्रांसफर हो जा रहा है ये पैसा, जो कि 5,20,000 है, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, तो उसी हिसाब से हमें एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा अकाउंट जो है वो क्लोज होना चाहिए, ब्रांच एडजस्ट। ब्रांच एडजस्टमेंट। अच्छा, करो ब्रांच एडजस्टमेंट को क्लोज। ये इधर ज्यादा है 1,20,000 और ये हो जाएगा 44, 1,56,000। अच्छा, इधर आ जा रहा है 1,56,000 और बैलेंस करने से 1,29,600। 1,29,600। तो ये नॉर्मली जो है यहाँ पर होना चाहिए, ये मिडिल में होना चाहिए, ठीक है, ये लिखने से प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो हम लिख देते हैं, तुम लोग का अगर जगह नहीं है तो फिलहाल एरो देके इधर उधर करके लिख दो कि ये हम लोग, मतलब और कुछ नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है बट वो प्रेजेंटेशन सही होता है, ठीक है। तो टू ब्रांच पीएल बैलेंसिंग फिगर, ये हम लोग का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट है, अभी तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ना, ये तो हम लोगों ने कौन सा वाला मेथड किया, मतलब हमें दिया हुआ था इनवॉइस प्राइस। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, कितना आया और एक बार बोलो तो 1,29,600। 1,29,600। अब ये पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पहले बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 1,29,600, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस, तो क्लोज करते, ब्रांच एक्सपेंसेस क्लोज करेंगे तो पीएल लिखना पड़ेगा, है ना, तो ब्रांच एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, कितना होगा, 84,000। 84,000, 84,000। अच्छा, 84,000 का खर्चा है, खर्चा कहाँ क्लोज होता है, पीएल में, तो क्या लिखना पड़ेगा, ब्रांच पीएल 84,000, अब ये पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस 84,000। अब क्या क्लोज होगा, ब्रांच पे पीएल होगा, तो यही तो बचा है, तो करो क्लोज, कितना नेट प्रॉफिट आएगा, 35,600। 1,29,600 और 35,600 मतलब बैलेंस, यस हम मैम। नेट प्रॉफिट टू क्या लिखना पड़ेगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल 35,600। क्या सभी अकाउंट क्लोज हो गया, पहला क्लोज, दूसरा ये नहीं क्लोज हुआ है, गुड्स इनटू ब्रांच ये आखिर में होता है, बाकी सब हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, हाँ। अच्छा, ये गुड्स इनटू ब्रांच वाला क्लोज करेंगे, तो ब्रांच को कितने का स्टॉक भेजा गया था, 4,80,000 का स्टॉक भेजा गया था, 4,80,000 कॉस्ट के हिसाब से, जिसमें से ब्रांच ने 9,600 का स्टॉक रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब
ट्रेडिंग अकाउंट में कितना हम लोग क्लोज करके दिखाएंगे हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट? 4,70,400। 4,70,400, ठीक है, लिख लेते हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है, देखो एक बार अगर ऐसा सोचोगे कि ब्रांच का हेड ऑफिस का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, तो हेड ऑफिस का जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पर हम लोग गुड्स इनटू ब्रांच यूज करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हेड ऑफिस का अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट भी वो यूज करता होगा। यहाँ पर एक्चुअली वो ट्रेडिंग नहीं, वो सेपरेट एक ब्रांच के लिए अकाउंट ही यूज करता है जिसका नाम है गुड्स इनटू ब्रांच। एक्चुअली ये देखो, जब ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता होगा, हेड ऑफिस का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो अपना ओपनिंग स्टॉक भी लिखता होगा, परचेज भी लिखता होगा, कुछ रिटर्न वगैरह है, वेजेस वगैरह सब लिखता होगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में क्या आता है? बाई सेल्स। अब ये हेड ऑफिस जब अपने जगह से बैठ के जो सेल कर रहा है आउटसाइडर को, एक वो अपने जो है ब्रांच को गुड्स भेजता है, तो वो क्या लिखता होगा? बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, ऐसे करके लिखता होगा, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। अगर कभी कंसाइनमेंट की हो तो उसमें भी यही चीज होता है, लास्ट में स्टॉक को ऐसे क्लोज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक कम हो रहा है, कैसे कम हुआ? हेड ऑफिस के पास से उसने अपना स्टॉक से कुछ पोर्शन जो है अपने ब्रांच को भेजा, तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो वही वाला टू ट्रेडिंग बोल के आता है। तो 4,70,400 यहाँ पर टू ट्रेडिंग बोल के लिखने का यही रीजन है, और कुछ नहीं। बोलो ये समझ में आया क्यों टू ट्रेडिंग लिखते हैं? ये जो स्टॉक आउट हुआ, सेल के लिए नहीं हुआ, गुड्स भेजने के लिए हुआ, तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्रॉस पोस्टिंग टू ट्रेडिंग होगा। यस मैम। अब हम लोग सेम ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, एकदम सेम, बस वैल्यू अलग रहेगा, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि क्या क्या एंट्री होगा, मतलब इससे प्रैक्टिस होगा। कुछ नहीं, एकदम सेम है, क्वेश्चन देखने से ही लगेगा कि हम लोग सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, बस अमाउंट अलग है। ये वाला सेम क्वेश्चन हम दिखाते हैं। Messrs. Marina Delhi has a branch at Bangalore to which office goods are invoiced at cost plus 25। देखो वो भी सेम दे दिया है, cost plus 25% दिया। क्या क्या सेम है देखते जाओ। द ब्रांच सेल बोथ कैश और कैश सेल क्रेडिट सेल, ये भी उस क्वेश्चन में बोला था। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, ये भी बोला था। ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसीव इनटू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, ये भी बोला था कि सारे पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अभी तो इसीलिए हम लोगों ने ब्रांच कैश में क्लोजिंग बाय कैश बोल के किया। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर, ऐसे उसमें भी लिखा हुआ था। प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस लेजर एंड ascertain the branch profit and loss under stock and debtor method, same question। branch does not maintain any books of accounts but sends weekly returns to the head office, सेम ये चीज वहां भी लिखा हुआ था कि वीकली जो है वो डिटेल्स भेज देता है हेड ऑफिस को। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, बस वैल्यू अलग है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज कर दिया है और ब्रांच का नाम बदल दिया है। रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस, स्टॉक एट बैंगलोर ब्रांच 1 Jan यानी ओपनिंग, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल क्रेडिट सेल, सन्ड्री डेटर एट बैंगलोर ऑन 1 Jan, ये डेटर का ओपनिंग स्टॉक, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट सेल्स रिटर्न at Bangalore branch, rent, rates and taxes, salary, wages and bonus, office expenses, stock at branch on 31st of December 2001 at invoice price। देखो सेम सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए अब हमें नेसेसरी लेजर बनाना है, तो सेम अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वैसा ही करना है, ठीक है। तो अभी अब फिर से पूछेंगे कि एंट्री क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का नाम है मरीना दिल्ली, ब्रांच का नाम है बैंगलोर ब्रांच, मतलब बैंगलोर स्टॉक अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट का मतलब है, या फिर ब्रांच लिख के ब्रैकेट में भी बैंगलोर लिखा जा सकता है। तो स्टॉक अकाउंट जब भी इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन होगा तो एक स्टैंडर्ड जगह रखना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद क्या बना है? इसके बाद बना लेते हैं ब्रांच डेटर, ठीक है, जो भी दिमाग में आ रहा है बना रहे हैं। 7 लेजर्स बनाने से मतलब है। ब्रांच डेटर बना लेते हैं, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बना लेते हैं,
तीन हो गया, ब्रांच पीएल, ब्रांच एक्सपेंसेस, गुड्स सेम टू ब्रांच, ब्रांच कैश बिल, ब्रांच कैश, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 लेजर्स बन गए। तो मैंने बोला कि इसका सीक्वेंस क्लोजिंग में मेंटेन करना जरूरी है, लिखते वक्त मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टॉक से ही नॉर्मली स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो पोस्ट पहले ही आएगा उसका डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, बोला है गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम, अच्छा ओपनिंग स्टॉक रहेगा, ये देखो ओपनिंग स्टॉक है 4,50,000, तो उसका जगह रख देना पड़ेगा, तो एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले गुड्स जो है सेंट हुआ है, अभी हम आप लोगों से एंट्री पूछेंगे, बताओ कि गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो एंट्री क्या होगा? branch stock account debit to goods sent to branch adjustment. तो गुड्स सेंट टू ब्रांच और टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अच्छा, वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, तो कितना आएगा? 45 लाख है, ये दोनों मिला के 45 लाख होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर कितना जाएगा? ये इक्विवेलेंट टू कितना है? जितना इनवॉइस प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस बोला है 25% अबव द कॉस्ट, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 100 रुपए का कॉस्ट 125, तो इनवॉइस प्राइस 125, ये मैंने लाख लिखा है। अब मुझे एडजस्टमेंट निकालना है तो इंटू कितना करना पड़ेगा? स्टॉक का कॉस्ट निकालना है तो इंटू कितना करना पड़ेगा? बस यही तो करना होता है। 25 ट्वेंटी sorry फाइव कहाँ 100 पे? ये 100 और ये 25, तो कितना हो जाएगा? ये 25 5 125 होता है, 5 9 45, 9 लाख, और ये वाला 36 lakh. 36 लाख। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच में हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक, $36 लाख, और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक 9 लाख। इसके बाद है कि स्टॉक एट बैंगलोर ब्रांच, मतलब ओपनिंग स्टॉक 1 Jan 2001 4,50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी, या टू ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिख सकते हैं 4,50,000, और यहाँ पर लिखेंगे, एलिमिनेट करेंगे उसके प्रॉफिट को, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व चाहे तो लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? 4,50,000 है, कैसे निकालेंगे? ये इनवॉइस प्राइस की इक्विवेलेंट है, बोलो कितना हो? 90,000। डिवाइडेड बाय 125 इंटू कितना करना पड़ेगा? 25। 25, तो 90 था। फिर इसके बाद सेल्स हुआ है, कैश सेल क्रेडिट सेल, तो दोनों का एंट्री क्या होगा? देखो मैंने तो सिखाया है कैसे करना है, पहले दिमाग में दौड़ाना है कैश टू डेटर, ठीक है, सॉरी कैश टू Branch सेल्स, cash to branch stock. हाँ ब्रांच स्टॉक में जाएगा, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ब्रांच कैश, कैश सेल, बाई ब्रांच कैश हो जाएगा 15 लाख, और ब्रांच कैश में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक
कैश सेल 15 लाख, और डेटर मतलब क्रेडिट सेल का क्या होगा? branch dated to cash. Branch dated branch to dated branch stock. ब्रांच डेटेड टू ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई ब्रांच डेटर। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डेटर टू सेल, सेल कहाँ इंपैक्ट देगा, यहाँ पर ट्रेडिंग, इसका ट्रेडिंग मतलब ब्रांच का स्टॉक, क्रेडिट से। फिर 27 लाख, यहाँ पर हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल। सन्ड्री डेटर, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेटर का 5,40,000, तो ये डेटर अकाउंट में पुट हो जाएगा टू बैलेंस BD 5,40,000। नेक्स्ट देखते हैं, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, क्या एंट्री होगा? branch cash account Branch debit to cash to branch कैश टू डेटर यानी ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे? बाई, by branch cash. और ब्रांच कैश में लिखना पड़ेगा टू ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश यहाँ पर है, टू ब्रांच डेटर 24 में। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, लिखा नहीं है 24। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर क्या होगा? branch PL to branch dated. ब्रांच PL टू ब्रांच डेटर, ठीक है। टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट अलाउड 45,000, और ब्रांच डेटर में हो जाएगा बाई ब्रांच PL डिस्काउंट अलाउड 45,000। फिर है बैड डेट, तो क्या एंट्री होगा? Same entry. सेम एंट्री, तो बैड डेट होने से बाई ब्रांच PL बैड डेट, क्योंकि बैड डेट हुआ तो बैड डेट टू डेटर होता है, तो बाई बैड डेट होगा, इसकी जगह बाई ब्रांच PL, क्योंकि हम लोग नेट एंट्री कर रहे हैं तो PL में दिखा देंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग ये एंट्री करो, मुझे थोड़ा सा टाइम
ठीक है, तो ये हम लोग का बैड डेप जो है ये है 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर बैड डेप लिखेंगे 30,000 और इसका क्रॉस पोस्टिंग भी हो जाएगा पीएल में। टू ब्रांच डेटर बैड डेप 30,000। अच्छा, सेल्स रिटर्न है इसके बाद। सेल्स रिटर्न का क्या होगा? सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न का क्या होगा? नॉर्मल सोचो, डेटर टू सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है डेटर। डेटर तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ब्रांच क्रेडिटर, ब्रांच डेटर बोल के, लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं है। तो ये सेल्स रिटर्न कहाँ दिखता है? ट्रेडिंग में। यहाँ ट्रेडिंग Branch की stock. जगह क्या हो सकता है? ब्रांच स्टॉक। तो ऐसे करके सोचना पड़ेगा ना, जैसे जैसे मैंने बोला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू डेटर Stock to कम branch होगा। debtors. हाँ, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच नहीं, हाँ, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर। सही है, ब्रांच डेटर क्रेडिट हो रिटर्न। $60,000 ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, मतलब यहाँ हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक रिटर्न 60,000। उसके बाद खर्चा है। खर्चे का क्या होगा? खर्चे का पेमेंट कौन करता है? बोला था हेड ऑफिस पे करता है। ठीक है, तो फिर क्या एंट्री होगा? हेड ऑफिस ही तो एंट्री कर रहा है, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? अभी तो क्या हम लोगों ने आज का तीनों क्वेश्चन में ये पॉइंट था, चाहे एक्सपेंसेस का नाम अलग था, ये चारों के लिए होगा। नहीं, ये सेल्स रिटर्न, ये नीचे का थे। हेड ऑफिस खर्चा पे कर रहा है तो उसका कैश को वो क्रेडिट करेगा, और डेबिट किसे करेगा? अपना खर्चा होता तो एक्सपेंसेस टू कैश, दूसरे का Branch खर्चा है। expenses. हाँ, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश। यहाँ पर टू कैश हाइफन देके तीनों खर्चा हमें लिखना है। तो खर्चा है रेंट रेट्स टैक्सेस सैलरी वेजेस बोनस, रेंट रेट्स टैक्सेस सैलरी वेजेस बोनस और ऑफिस एक्सपेंस। अमाउंट लिख देंगे 1,35,000, 4,50,000, 45। 1,35,000, ये कहीं पर भी क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हमारे पास हेड ऑफिस का कोई कैश अकाउंट अवेलेबल नहीं है। फिर स्टॉक एट ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक में बाई बैलेंस सीटी। अब इसका एलिमिनेशन करना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस का, जो कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में होगा। तो टू बैलेंस सीटी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, बताओ ये कितना होगा? 1,80,000. 1,80,000। अच्छा, तो कैसे करके होगा? 9 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25। 1,80,000। और तो कुछ है नहीं, अब एक एक करके क्लोज करेंगे। सबसे पहले होगा ब्रांच डेटर क्लोज, तो ब्रांच डेटर को क्लोज करेंगे। तो ब्रांच डेटर ये रहा, कितना आ रहा है? इधर ही ज्यादा आ रहा है, 27 लाख और 5, 32, 32,40,000। इधर कितना आएगा बैलेंस करके? $7,05,000. आवाज नहीं आ रही, बोलो। 7,05,000. 7,05,000 आना चाहिए, ये आ रहा है? आवाज ना कट रहा है। -24 लाख -45, ये हो गया 75।
7,05,000 मैम। 7,05,000 ठीक है। अच्छा, डेटर के बाद जो है ब्रांच स्टॉक क्लोज होगा, तो ब्रांच स्टॉक क्लोज करते देखते हैं कितना आता है। अच्छा, मैंने क्या रिटर्न का एंट्री नहीं किया, ये रिटर्न शायद मेरे से ना ये वाला नहीं एंट्री किया हम लोगों ने। दिखाते हैं कौन सा छूट गया है। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 90,000, ये एंट्री नहीं किया, ये वाला छूट गया है, ये एंट्री होना चाहिए। तो इसका एंट्री क्या होगा, ये नहीं किया, ये वाला। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस में ही हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, कौन किया, ब्रांच। तो क्या एंट्री होगा, ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, बाई गुड्स एंड इसका। ब्रांच अकाउंट डेबिट। हाँ, हाँ बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, और क्योंकि इनवॉइस वाला क्वेश्चन है, बाई Branch adjustment. बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, ये रिटर्न वाला है। और अमाउंट कितना होगा, यहाँ पर और जगह नहीं है दिखाने का, तो हम यहीं पर बता देते कितना हो। 90,000 का करना है, 90,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, और 90,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। तो ये वाला तो 25 5 125, 90,000 डिवाइडेड बाई 5 करने से जितना है 18,000। यस मैम, 72,000 एंड 18,000। ये आ जाएगा 18,000, हम लोग का ब्रांच एडजस्टमेंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 72,000। माइनस करने से ही पता चल जाएगा 72,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होना चाहिए, गुड्स से इनटू ब्रांच में करना पड़ेगा, टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न 72,000, और एक हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, यहाँ पर टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न कितना आया 18। अब हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो है मिस हो गया था। अब टोटल करना पड़ेगा, टोटल करने से कितना होगा, 15 लाख 27 लाख 43 लाख और 9 लाख 52, शायद 52 लाख, और ये 52,90,000, 51,90,000 होना चाहिए, मेरा गलत हुआ है क्या, 51,90,000. 51,90,000 51,90,000। अब बैलेंस करने से 1,80,000. 1,80,000। अब बैलेंस आया, इसका मतलब ओवर द इनवॉइस प्राइस गुड्स बिका है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, ब्रांच एडजस्टमेंट में, क्योंकि ये ट्रू प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में, और ये कैसे आया, ये इसी वजह से आया क्योंकि एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस है, तभी आया, नहीं तो नहीं आता ये बैलेंसिंग फिगर। अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के 1,80,000 बाई ब्रांच स्टॉक 1,80,000। अब कौन सा अकाउंट क्लोज होना चाहिए, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इसके बाद कौन सा क्लोज होता है, ब्रांच कैश। ब्रांच कैश। तो ब्रांच कैश में देखते हैं कितना है, तो कैश टोटल दिख रहा है हम लोग को 24 लाख और 15,000, 39 लाख। अच्छा, अब ये पैसा रेमिट कर देना पड़ता है ब्रांच को हर बार हेड ऑफिस को, तो क्या एंट्री हो जाएगा फिर, अभी तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में Cash तो account किया, debited to branch cash. बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि हेड ऑफिस का कोई कैश अकाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कैश के बाद क्या क्लोज होता है, Branch एक्सपेंस, adjustment. ब्रांच एक्सपेंसेस। तो टोटल कितना एक्सपेंसेस है, मैम ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज होगा।
अच्छा, एडजस्टमेंट कैलकुलेशन, फिर वो पीएल में जाए। फिर एक्सपेंसेस वाला पीएल में ना वैसे भी हो जाएगा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट कितना है? 9,90,000 ये हो गया, 1,80,000, 11,70,000. 11,70,000। बैलेंस कितना आ रहा है? 9,72,000. 9,72,000। मैंने फिर से इसे ऊपर नीचे लिख दिया है, तो ठीक है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? टू ब्रांच। ये कहाँ जाता है? ये कहाँ ट्रांसफर होगा? ये तो ट्रू प्रॉफिट है, PL में. जीपी है, पीएल में जाएगा। पीएल में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, 9,72,000। तो पहला वाला अकाउंट क्लोज, आफ्टर दैट ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अच्छा, अब एक्सपेंसेस क्लोज होगा, उसके बाद ही पीएल क्लोज होगा। तो एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है? 6,20,000. 6,30,000। 6,20,000. 25। अच्छा, मुझे लगता है ना, मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस 45 था शायद। हाँ, ये देखो, ये 35 लिखती है। ये- तो कितना आएगा? 6,00,000, फिर 5,000 बढ़ जाएगा, 30,000। अब ये क्लोज कहाँ होगा? खर्चा कहाँ पर क्लोज होता है? पीएल या ट्रेडिंग? यहाँ पर ये जो खर्चा, ये पीएल आइटम है, तो कहाँ पर क्लोज होगा? ब्रांच पीएल. ब्रांच। 6,30,000। अब पीएल में इसे लिखना पड़ेगा, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 6,30,000। अब ये क्लोज होगा और एकदम एंड में गुड्स इनटू ब्रांच क्लोज होगा। इससे पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। तो इधर ही ज्यादा है, ये 9,00,000 है, 9,72,000। 6,30,000 और 30, 6,60,000 और 45, 6,60,000 और 40, 2,67,000. 2,67,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल, टू ब्रांच नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये गुड्स से इनटू ब्रांच वाला क्लोज हो जाएगा। तो गुड्स से इनटू ब्रांच में ट्रेडिंग बोल के क्लोज हो जाएगा। तो किधर आ रहा है? ट्रेडिंग इधर आ जाएगा, इधर ही आएगा, ऑलवेज इधर आएगा, क्योंकि स्टॉक खाली हुआ तो ट्रेडिंग में बाई साइड में वो लिखा हुआ था, तो इधर पोस्टिंग में टू साइड में ही आएगा, ऑलवेज टू साइड में ही आना चाहिए, इधर आ ही नहीं सकता है। तो 36, 35,28,000. हाँ 35 बैलेंस. लाख, हाँ 35 लाख। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड का मैंने कम से कम लास्ट क्लास में एक, आज 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, और भी हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन है, लेकिन एक कंसेप्ट जो है उसको प्रैक्टिस के लिए, अगर कोई घर पे प्रैक्टिस कर भी नहीं रहा है, कि जो कि करते नहीं हो तुम लोग। अच्छा हाँ, एग्जाम जो लिया था मैंने जिन लोगों का, वो चेक हो गया है। कॉपी तुम लोग ऑफलाइन में जब आओगे तो सर के पास से कलेक्ट कर लेना। बट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, इतना हम बोल सकते हैं। इतने सारे डिटेल्स में ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं मैंने ठीक पढ़ा है कि नहीं, बट इतना सब करवाने के बाद परफॉर्मेंस इतना ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। तुम लोग मुझे बताना कॉपी लेने के बाद कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर इसके बाद हम जो है डेटर मेथड थोड़ा सा बता देते हैं। स्टॉक डेटर का ये कुछ क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग डेटर मेथड सीखते हैं। डेटर मेथड, तो डेटर मेथड में क्या क्या होता है मैंने यहाँ पर लिखवाया था, तो एक बार वो रिकॉल करवाएंगे कि क्या बोला था। डेटर मेथड में देखो, हेड ऑफिस मेंटेन ओनली ब्रांच अकाउंट। तो जैसे यहाँ पर 7 लेजर्स मेंटेन होता है, यहाँ पर एक ही लेजर मेंटेन होगा जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। नो अदर अकाउंट फॉर ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस
और कोई भी अकाउंट ब्रांच का मेंटेन नहीं करने वाला। दिस ब्रांच अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक डेटर अकाउंट, और इस ब्रांच अकाउंट को ना हम लोग डेटर की तरह ही ट्रीट करेंगे। और डेटर अकाउंट कैसे दिखता है? डेटर अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। डेटर से पैसा मिला, डेटर को हम लोगों ने गुड्स बेचा, ठीक है, फिर डेटर का डिस्काउंट अलाउड वगैरह, इस तरीके से। तो डेटर को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे हमें इस ब्रांच अकाउंट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब जस्ट एज ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेटर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, तो ब्रांच अकाउंट को भी हमें वैसा ट्रीट करना पड़ेगा। Only transaction between head office and branch will be recorded in this account, that is branch account. branch account में सिर्फ head office और branch के साथ हुए गए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, किसी और के साथ हुआ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे अभी हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वहां पर था ना कि ब्रांच का डेटर ने ब्रांच को स्टॉक रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो जब हम लोग डेटर मेथड से करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रांच का डेटर ने ब्रांच को स्टॉक रिटर्न किया, तो ये हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का तो ट्रांजैक्शन नहीं। लेकिन जब ब्रांच हेड ऑफिस को स्टॉक रिटर्न करेगा तब इसका ट्रांजैक्शन एंट्री यहां पर आएगा। तो इस मेथड का रूल्स ये हमें याद रखना है कि डेटर मेथड में एक ही अकाउंट ओपन होगा, ब्रांच अकाउंट, जो कि डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट होगा, पर्सनल अकाउंट की तरह। ओनली हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं कि एक ही अकाउंट होगा और वो डेटर अकाउंट की तरह होगा, तो वो कैसे दिखेगा हम बताते हैं यहाँ पर। तो एक अकाउंट जो ओपन करते हैं उसका नाम होता है ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट जो कि डेटर की तरह ट्रीट होगा। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हम लोग कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो अब ओपनिंग बैलेंस में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है, मैंने लिख दिया, बाकी सभी को पता है कि ओपनिंग साइड में होगा ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि फर्नीचर, ठीक है। बताते क्यों आएगा, मतलब ऐसा अटपटा सा लग सकता है कि डेटर बोल रहे हैं फर्नीचर कैसे आ जाएगा, बताते हैं। प्लांट एंड मशीन, डेटर कैश, मतलब ओपनिंग डेटर कैश। क्लोजिंग में भी जितने भी क्लोजिंग एसेट्स है वो आ जाएंगे, जैसे जो भी रहेगा, ठीक है। अगर फर्नीचर हुआ तो फर्नीचर, प्लांट मशीनरी हुआ तो प्लांट मशीन, डेटर हुआ तो डेटर, कैश हुआ तो कैश, जो भी अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये चार चीज ही होगा, ऐसा हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, ये तो एक जनरल बात बता रहे कि ये सब हो सकता है। अब बात ये है कि डेटर अकाउंट में फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, ये सब कैसे आएगा? ये सब का ओपनिंग बैलेंस आएगा। मतलब एक्चुअली जैसे हम लोग डेटर को स्टॉक बेचते हैं, तो यहाँ पर ब्रांच के साथ हेड ऑफिस का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ब्रांच हेड ऑफिस अपने ब्रांच को अपना डेटर मानेगा। कैसे? कि हेड ऑफिस बोलेगा कि मैंने अपने ब्रांच को क्या दिया है, मैंने अपने ब्रांच को बिजनेस करने के लिए फर्नीचर दिया, मैंने अपने ब्रांच को बिजनेस करने के लिए प्लांट मशीनरी दिया, अगर दिया है तो ब्रांच का जो डेटर है वो मेरा डेटर, ब्रांच का जो कैश है वो मेरा कैश, ब्रांच का जो फर्नीचर है मेरा है, ब्रांच का जो प्लांट मशीनरी है वो मेरा है, ठीक है। तो एक्चुअली ब्रांच से रिसीवेबल क्या क्या है हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का जो कुछ भी है वो तो मेरा ही है, ठीक है। तो ब्रांच का जो कुछ भी है, बिजनेस शुरू हुआ तब भी मेरा, बिजनेस जब मतलब कोई एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ या जो भी टाइम पीरियड है तो भी वो मेरा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट होता है। और अगर ऐसा हुआ कि इधर बैलेंस आ रहा है, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ये कब आएगा? देखो, अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो ये एसेट को बता रहा है कि मेरा एसेट रिसीवेबल है, ठीक है। और अगर इधर है ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर बोलेंगे लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी जनरेट हो। अब तुम लोग ये सोच ही सकते हो कि डेटर के साथ लाइबिलिटी कैसे, क्योंकि डेटर मान रहा है, सच में थोड़ी ना डेटर है, डेटर मान रहा है, डेटर मान के हमें ये करना है, लेकिन सच में थोड़ी ना डेटर है। तो डेटर मानने का मतलब है, जैसे हेड ऑफिस बोलेगा देखो ब्रांच में ये फर्नीचर पड़ा हुआ है ये मेरा है, ब्रांच का ये प्लांट मशीनरी देख रहे हो मेरा है, ब्रांच का ये जो डेटर देख रहे हो ये भी मेरा है, ब्रांच का ये जो कैश देख रहे हो ये भी मेरा है, तो रिसीवेबल। तो फिर ब्रांच का लाइबिलिटी भी तो लेना पड़ेगा, तो ब्रांच का क्रेडिटर,
ये भी हेड ऑफिस को बोलना पड़ेगा कि उसका है। ब्रांच का बीपी ये भी उसका है। ब्रांच का जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी उसका है। इस तरीके से उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग का लाइबिलिटी ही क्लोजिंग साइड में भी आ गया, ठीक है, क्लोज हुआ तो लाइबिलिटी ही आया, तो क्लोजिंग बैलेंस सपोज इधर आया तो क्लोजिंग लाइबिलिटी बताएगा। अब क्लोजिंग लाइबिलिटी मतलब जब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म हुआ तो ब्रांच का जो क्रेडिटर वो मेरा, ठीक है, ओपनिंग में भी मेरा क्लोजिंग में भी मेरा, ब्रांच का बीपी मेरा, ब्रांच का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी मेरा, ठीक है। इस तरीके से जो है हेड ऑफिस इस बात का ट्रीट करता है। तो ये देखो डेटर से जो भी रिसीवेबल या डेटर को जो भी पेबल, लाइबिलिटी मतलब पेबल, लेकिन डेटर को थोड़ा पेबल होता है, नॉर्मली डेटर से तो रिसीवेबल ही होता है, तो ये सच में थोड़ी ना डेटर है। तो ये हेड ऑफिस ये बोलना चाह रहा है कि हम एक ऐसा अकाउंट ओपन करें जिसमें हम ये दिखाएंगे कि ब्रांच का जो भी चीज है वो मेरा, चाहे वो ब्रांच का एसेट हो चाहे वो ब्रांच का लाइबिलिटी हो, ठीक है। तो ब्रांच का एसेट भी मेरा एसेट चाहे वो ओपनिंग में हो या क्लोजिंग में, ब्रांच का लाइबिलिटी भी मेरा लाइबिलिटी चाहे वो ओपनिंग में हो या फिर क्लोजिंग में। और डेटर से क्या होता है, डेटर से हमें कुछ अगर रिसीवेबल होता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे कैश टू डेटर, तो ये डेटर अकाउंट है तो कैश रिसिप्ट तो बाई साइड में होगा। तो अगर कुछ भी रिसिप्ट होगा, ब्रांच से कुछ भी रिसिप्ट होगा तो हमें बाई रिसिप्ट बोल के इधर दिखाना चाहिए। बाई रिसिप्ट नहीं होगा, उस आइटम का नाम लिखना पड़ेगा। ये तो इन जनरल एक अकाउंट बना रहे हैं। और अगर कुछ पेबल हुआ, जो कि नॉर्मली डेटर के साथ रियल लाइफ में तो पेबल बहुत ही कम केसेस में होता है, फिर भी क्योंकि ये तो सचमुच का डेटर है नहीं, ये जस्ट मान रहे हैं, ये डेटर जैसे पर्सनल अकाउंट ट्रीट होता है वैसे ही कर रहे हैं। तो रिसीवेबल एंड मतलब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसी हिसाब से रिसिप्ट और ये हो गया गिवन, ठीक है। तो अगर ये हुआ, अब ये सब क्लोज करने के बाद हमारा क्या बैलेंस आएगा, क्लोज करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसे हम लोग बोल सकते हैं या तो नेट प्रॉफिट, अगर इधर आया तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट और इधर आया तो लिखेंगे नेट लॉस। अब ये कैसे पॉसिबल है कि डेटर अकाउंट में प्रॉफिट लॉस आ गया, क्योंकि अब तक जो मैंने बोला वो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। क्यों क्यों हम लोग इसको डेटर अकाउंट मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे डेटर की तरह इसको हम लोगों ने ये चीज दिया था, तो ओपनिंग में जब दिया था तब भी हमारा, जब कोई अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है तब भी वो सारे एसेट्स हमारे, तो उसके लाइबिलिटी भी हमारे, ओपनिंग के क्लोजिंग के, ठीक है। और उससे कुछ मिला या उसे कुछ देना पड़ रहा है तो हम लोग इसको पर्सनल अकाउंट मतलब जैसे डेटर का एंट्री में हम लोग ट्रीट करते वैसे करेंगे। अब क्लोज करते वक्त प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, अगर इधर आया क्रेडिट साइड में तो नेट प्रॉफिट, और अगर हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आया, अगर हम लोग का डेबिट बैलेंस आया तो ये हो जाएगा नेट लॉस, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट या लॉस इसका कंसेप्ट क्या है, तो अगर हम लोग का एसेट होता है, ये समझने के लिए, ठीक है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस ग्रेटर देन अगर ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट होगा। कैसे हम समझाते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं सिंपल कि मेरा क्लोजिंग एसेट था 150, मेरा ओपनिंग एसेट है 100, मेरा ओपनिंग एसेट था 100 और क्लोजिंग में 150। मतलब मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो 100 रुपए में, अब मेरे पास 150 आ गया, ठीक है। तो मैंने 100 रुपए का एसेट लगा के 150 बना लिया उसे, तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना, कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो वैसे ही ये क्योंकि एक डेटर अकाउंट है तो इसका एक जो है एसेट में ओपनिंग क्लोजिंग आ सकता है। तो अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस हुआ तो उस केस में मेरा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग का इफ क्लोजिंग बैलेंस लेस देन ओपनिंग बैलेंस हुआ, ठीक है, तो हम लोग का लॉस हो सकता है। मतलब मेरा स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था, स्टार्टिंग में मेरे पास था 200 रुपए, ठीक है, अभी मेरे पास कितना है 150, कम हो गया। या फिर इसका उल्टा कर दो, इधर 100 इधर 150 लिख दो, तो इसका मतलब मेरा 50 रुपीज का लॉस हो गया। मतलब मेरा ओपनिंग एसेट का बैलेंस अगर क्लोजिंग एसेट के बैलेंस से कम हुआ तो लॉस आ सकता है। मतलब मैंने ये यहाँ पर लॉस आने का रीजन बताया और ऐसे प्रॉफिट आने का रीजन बताया। सेम तरीके से हम लोग लाइबिलिटी से भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो लाइबिलिटीज में कैसे होगा, लाइबिलिटीज का भी
ठीक है, तो लाइबिलिटीज का भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इफ क्लोजिंग बैलेंस ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस, अगर लाइबिलिटी मेरा क्लोजिंग में ज्यादा था और ओपनिंग में क्लोजिंग में ज्यादा हो गया, ओपनिंग में कम था, तो बोलो प्रॉफिट होगा कि लॉस। कॉमन सेंस लगा के ही बोलना है, इसमें कुछ भी नॉलेज अगर किसी को ना भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। अगर जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस या फिर कुछ भी, मेरे पास पहले 100 रुपए का, मुझे मार्केट में किसी को 100 रुपए देना था, अब वो 150 बन गया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैम प्रॉफिट 50। प्रॉफिट हुआ। तुम्हें किसी को 100 रुपए Loss देना है, होगा। अब उसको 150 देना है, तो मतलब तुमने उससे कुछ और भी खरीदा होगा, तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ गया ना। लाइबिलिटी बढ़ने से प्रॉफिट नहीं होता है ना, लॉस हुआ। मेरा मार्केट में लोन था 100 रुपए का, अब वो लोन बढ़ के 150 का हो गया, तो मेरे लिए ऑब्वियसली लॉस है ना। इफ क्लोजिंग बैलेंस लेस देन ओपनिंग बैलेंस अगर हुआ तो क्या होगा, यहाँ 100 लिख देते हैं, यहाँ 150 लिख देते हैं। मेरा पहले लाइबिलिटी 150 का था, अब लाइबिलिटी कम होके 100 का हो गया, तो क्या हुआ? अभी 50 प्रॉफिट का। है मैम। हाँ, अभी 50 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, जब हम लोग ये ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तब ये डिपेंड करता है, ये प्रॉफिट या लॉस कब आएगा, डिपेंड करता है कि हमारा जो है एसेट का बैलेंस बढ़ा या घटा, या लाइबिलिटी का बैलेंस ऑपोजिटली बोले बढ़ा या घटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट या लॉस होगा। मतलब सीधा बात है, एक ब्रांच ओपन करके मेरा क्या हुआ, मैंने पहले ब्रांच को इतना इतना एसेट दिया था, बट क्लोजिंग में उसका एसेट कम हो गया, तो मेरा लॉस चल रहा है इस ब्रांच से। अगर बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट चल रहा है। या लाइबिलिटी की तरफ से एनालिसिस करें तो पहले लाइबिलिटी कम था, अभी लाइबिलिटी ज्यादा, तो लॉस। पहले लाइबिलिटी ज्यादा था, अभी लाइबिलिटी कम, तो प्रॉफिट। ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन ओनली क्या होगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ठीक है, ये वाला वहां भी लिखा हुआ है, तो यहाँ एक बार स्टार देके लिखवा देते हैं, ट्रांजैक्शंस ओनली। ये दिमाग में रखना है, सिर्फ ब्रांच और हेड ऑफिस का होना चाहिए, हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी will not be recorded at all, recorded at this account, ऐसे लिख देते हैं। ब्रांच के साथ थर्ड पार्टी का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में लिख पाएंगे, 9 या 10 एग्जाम्पल होगा, जस्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम लोगों को ये जो है, मतलब ये मतलब ट्रांजैक्शंस है, ये हम लोग का ब्रांच अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, ये आइडेंटिफाई करेंगे पहले, जस्ट थोड़ा ग्रिप बनाने के लिए। उसके बाद जो हम लोग डेटर मेथड को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ से हटा देते हैं प्लीज। ठीक है, तो जो भी करवाए उसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कॉपी तुम लोग को ले लेना है। आ, मैंने कॉपी चेक कर दिया है। ठीक है, ये याद दिला दिया एक बार फिर से। ठीक है, फिर आज इतना ही। थैंक यू मैम। बाय मैम। मैम मुझे कितना मिला है बोल सकते हो?